क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है आज का आपके पास, क्रिस्टलीय दोष किसे कहते हैं, इसे वर्गीकृत कर परिभाषित करें। दोष का मतलब क्या होता है? दोष का मतलब होता है बीमारी, त्रुटि, कोई ना कोई उसमें गलती आ गया होगा, त्रुटि आ गया होगा, उसी को हम आप लोग क्रिस्टलीय दोष कहते हैं। बहुत बार डायरेक्टली आपके पास क्वेश्चन होता है, क्रिस्टलीय त्रुटि से आप क्या समझते हैं या बिंदु त्रुटि किसे कहते हैं। ठीक है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछे गए हैं और प्रबल संभावना है इस बार भी कि क्रिस्टलीय दोष पर निश्चित रूप से कोई ना कोई क्वेश्चन हो। सबसे पहले इसे हम लोग परिभाषित कर लेते हैं, फिर इसको हम लोग वर्गीकृत करके डिफाइन करेंगे। लिखिए, क्रिस्टल के अवयवी कणों की व्यवस्था नियमित एवं त्रिविमीय होता है। यदि किसी कारणवश कोई भी रीजन रहा हो, इसके व्यवस्था में अनियमितता उत्पन्न होती है, तो उसे क्रिस्टलीय दोष कहते हैं। क्रिस्टलीय दोष कहते हैं। मतलब क्रिस्टल का जो व्यवस्था है नियमित है और त्रिविमीय है। कोई ऐसा रीजन रहा हो, बाहरी फैक्टर या आंतरिक फैक्टर, जिसके कारण इसका व्यवस्था कैसा हो जाए, व्यवस्था में अनियमितता उत्पन्न आ जाए, अनरेगुलरिटी आ जाए, तो उसको हम आप लोग क्या कहेंगे, क्रिस्टलीय दोष कहेंगे। सर एक हिस्सा इसका कंप्लीट होता है, बहुत छोटा सा हिस्सा। दूसरा हिस्सा है इसे वर्गीकृत कर परिभाषित करें। तो क्रिस्टलीय दोष को कितने टाइप में वर्गीकृत किया गया है, इसको भी हम आप लोग डिस्कस करेंगे। पहले इसको लिखिए आप तेजी से, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। क्रिस्टलीय दोष को मुख्यतः दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। इसको हम आप लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। यानी वो कैटेगरी कौन कौन सा है तो वो समझिए। बहुत सिंपल है, अगर आप पहले सब कुछ कर देते हैं तो स्पष्ट हो जाता है हर एक चीज़, आपका आंसर बेहतर हो जाता है। आप देखेंगे कि मैक्सिमम आंसर में डायग्रामिक फॉर्म में लिखाने वाला हूँ, कोई ना कोई डायग्राम सब आंसर में आने वाला है। तो डायग्रामिक फॉर्म बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये है सबसे पहला, इसका टाइप होगा बिंदु दोष। इसको हम बिंदु दोष में बांटेंगे। उसके अलावा इसका दूसरा टाइप हम बनाएंगे रेखीय दोष। रेखीय दोष में बांटेंगे। और भी टाइप है, आपके लिए आवश्यक नहीं है, जो आपके लिए है वो यहाँ पर पढ़ना है। बिंदु दोष जो है वो सर दो कैटेगरी में बांटा जाता है। यानी बिंदु दोष दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं सर स्टोकियोमेट्रिक दोष और दूसरा को कहते हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष। यानी दो टाइप तो हमारे पास आ गए। अब स्टोकियोमेट्रिक दोष के भी दो टाइप और नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष के भी कितने टाइप, दो टाइप। तो इसके दो टाइप कौन कौन से हैं? इसका पहला टाइप है फ्रैंकल दोष। आप इसको ऐसे करके नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे बिल्कुल ऐसे, यहाँ से कैटेगरी वाइज। ठीक है, मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, फ्रैंकल दोष। और दूसरा है शॉर्टकी दोष। ठीक है, दूसरा कौन सा दोष, शॉर्टकी दोष। इसको भी आप ऐसे ही लिखेंगे, इसको भी मैं वैसे लिख रहा हूँ लेकिन आपको ऐसे लिखना है। एक होगा धातु अधिकता दोष, धातु अधिकता दोष यानी जिसमें धातु अधिक है। और एक हो जाएगा धातु अल्पता दोष।
अगर आप इस टॉपिक को अच्छा से पढ़ लेते हैं तो एक आध ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कंफर्मेशन समझ लीजिए कि निश्चित रूप से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से होगा, पहली बात। और दूसरी बात की क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, डायरेक्टली ये भी पूछ लिया कि फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं, दोनों में अंतर भी पूछ लिया है। धातु अधिकता और धातु अल्पता से एग्जाम्पल्स में क्वेश्चंस कलर को लेकर आते हैं, क्योंकि इसमें सेंटर बनता है जिसका नाम होता है एफ सेंटर। कौन सा सेंटर? एफ सेंटर। अब आगे ये भी बनेगी कि एफ सेंटर किस में बनता है, फ्रैंकल में बनता है, शॉर्टकी में बनता है, धातु अधिकता में बनता है या धातु अल्पता में बनता है, ये सब बातें जानेंगे। नोट कर लीजिए तेजी से। चलिए अब शुरुआत कहाँ से करते हैं? बिंदु दोष से, कि बिंदु दोष क्या है, बिंदु दोष के फिर टाइप कर लेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। लिखिए नंबर 1, बिंदु दोष। बिंदु दोष, इसको लिखने से पहले थोड़ा सा समझना पड़ेगा। 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 क्या है? हमेशा आपको इवेन नंबर में इसके पार्टिकल्स तैयार करने हैं ताकि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव की संख्या समान रूप से मिल सके। अगर असमान होगा तो फिर दिक्कत। जैसे इसमें एक में हम x प्लस रखते हैं, दूसरा में y माइनस, x प्लस y माइनस। चूंकि अब यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस। जहाँ पर कण अवेलेबल होते हैं उसी को आप जालक बिंदु कहते हैं। ये बातें आपने इकाई सेल में भी देखी है। जैसे सामान्य इकाई सेल में 8 गो जालक बिंदु था, अंतः केंद्रित इकाई सेल में 9 गो जालक बिंदु था, फलक केंद्रित इकाई सेल में 14 जालक बिंदु था। तो जहाँ कण उपस्थित होंगे उसको हम लोग जालक बिंदु कहेंगे। अभी जालक बिंदु बिल्कुल नियमित है, प्लस माइनस एक ऑर्डर में चल रहा है। अब किसी भी दृष्टिकोण से चल के देखो एक ऑर्डर में, जैसे इसमें चल के देखो, ये लाइन अगर चलो तो प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, मतलब आगे दिखा रहा है कि इसमें आगे माइनस होगा और इसमें आगे प्लस होगा। अगर इस लाइन से चल के देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये ऑर्डर चलता रहेगा, ऑर्डर कभी चेंज नहीं होगा। इस व्यवस्था को कहते हैं नियमित व्यवस्था। लेकिन किसी कारणवश इसके व्यवस्था में अनियमितता आ जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ से एक प्लस वाला कण गायब हो जाए, तो चूंकि जालक बिंदु में अनियमितता हुआ है, इस प्रकार से उत्पन्न दोष को हम कौन सा दोष कहेंगे? बिंदु दोष कहेंगे। बिंदु दोष के अलग अलग कैटेगरी हैं, अलग अलग सब टाइप्स हैं, उन सबको हम आप लोग डिस्कस करेंगे। पहले लिखिए बिंदु दोष। लिखिए जब किसी क्रिस्टल के जालक बिंदु में अनियमितता के कारण दोष उत्पन्न होता है, तो उसे बिंदु दोष कहते हैं। इसी में बिंदु दोष 2 प्रकार का होता है। बिंदु दोष 2 प्रकार का होता है। इसके 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 है स्टोकियोमेट्रिक दोष, नंबर 2 है नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष। थोड़ा यहाँ पर नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष। अब सबसे पहले आप हेडिंग ले लीजिए स्टोकियोमेट्रिक दोष, फिर हम आप लोग डिस्कस करेंगे नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष पर। तो नंबर 1 आ जाएगा
स्टोकियोमेट्रिक दोष। अब यहाँ समझने वाली बात है स्टोकियोमेट्रिक दोष है क्या। जैसे जब इसमें ये पार्टिकल्स अवेलेबल था, x प्लस वाला कण यहाँ पर अवेलेबल था, तब इसमें x प्लस और y माइनस का अनुपात निकालिए। x प्लस बटा y माइनस दोष मुक्त में, जब दोष नहीं था, दोष मुक्त कोई दोष नहीं है तब, तो ये अनुपात आप पाइएगा कि x प्लस बटा y माइनस टोटल प्लस की संख्या 1 2 3 4 5 और 6, टोटल माइनस की संख्या भी कितना 6 कट गया, 1:1 आया। अब कुछ ऐसा दोष हो जाए जिसके बाद दोष होने के बाद भी ये अनुपात चेंज ना हो, x प्लस बटा y माइनस दोष युक्त दोनों कंडीशन में अगर बराबर हो x और y का अनुपात, तो ऐसे दोष को कौन सा दोष कहेंगे? स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टलीय दोष कहेंगे। सो लिखिए। अब यहाँ हम काउंट करके देखने वाले हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, अभी अगर केवल ये x यहाँ से विलुप्त हुआ, यहाँ पर देखिए यहाँ से x विलुप्त हो गया और यहाँ से ये क्या विलुप्त हो गया, y विलुप्त हो गया, तो दोष के पहले अनुपात कितना है? 1:1। अब काउंट करके आप देखो, x प्लस बटा y माइनस 5 बटा कितना 5, अनुपात कितना आया? चेंज हुआ। कैसे पता चलेगा किसमें है? इसी को तो काउंट करना है ना, पार्टिकल्स को, ये पार्टिकल्स काउंट करना है, ठीक है। अब कोई यौगिक देख के कैसे काम करेंगे, वो तो जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा ना, अभी केवल अब टाइप पर है, ठीक है। तो ये अनुपात अभी भी कितना है? 1:1 है। तो जब अनुपात 1:1 हो तो वैसे दोष को कौन सा दोष कहेंगे? तो लिखिए, वैसा क्रिस्टलीय दोष, वैसा क्रिस्टलीय दोष जिसमें दोष के पूर्व एवं पश्चात, दोष के पूर्व एवं पश्चात धनात्मक तथा ऋणात्मक परमाणुओं का अनुपात परस्पर समान हो, उसे स्टोकियोमेट्रिक दोष कहते हैं, उसे स्टोकियोमेट्रिक दोष कहते हैं। अर्थात अब इस बात को आपको लिखना पड़ेगा भाई, दोष के पहले और दोष के पश्चात दोनों का अनुपात बराबर हो, ऐसे कंडीशन वाले को हम स्टोकियोमेट्रिक कहेंगे। अब जब इसके टाइप पढ़ेंगे तब यौगिक देख के हम बतला पाएंगे कि इसके अंदर कौन सा दोष होने वाला है। नोट करिए, ठीक है। अभी बिल्कुल नहीं बनाना है, ठीक है। जब आप टाइप में जाएंगे तब बनाना है। इसके जस्ट नीचे लिखिए, स्टोकियोमेट्रिक दोष दो प्रकार का होता है। स्टोकियोमेट्रिक दोष दो प्रकार का होता है। इसको चलिए हम छोटा करके कहीं एकत्रित कर लेते हैं, जब बड़ा करना पड़ेगा तो कर लेंगे। नंबर ए, फ्रैंकल दोष। नंबर बी, शॉर्टकी दोष। देखिए, आप इसके लिए जो टर्म्स पढ़ेंगे वो 99% करेक्ट होगा, 100% आपको कभी नहीं मिलेगा। इसके लिए भी जो टर्म्स पढ़ेंगे वो 99% करेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रैंकल दोष। नंबर ए,
फ्रैंकल दोष। अब फ्रैंकल दोष के लिए इस फिगर को हम ले चलते हैं उठाकर यहाँ पर, और इसे थोड़ा जूम करके समझते हैं। ये पार्टिकल्स हम यहाँ से थोड़ा पूरा लिखते हैं पहले। जैसे यहाँ पर आपका क्या था, x प्लस था, और यहाँ पर क्या था, y। देखिए स्टोकियोमेट्रिक दोष उत्पन्न होने के दो रीजन हो सकते हैं। एक रीजन ये हो सकता है कि एक धनावेश और एक ऋणावेश, मतलब समान संख्या में जितना धनावेश जाए उतना ही ऋणावेश भी निकल जाए, तो दोनों का अनुपात हमेशा 1:1 होगा। दूसरा कंडीशन ये भी तो हो सकता है कि जैसे ये धनावेश जो है अपना जगह छोड़ दे, ये धनावेश अपना जगह छोड़ दे, और जगह छोड़कर कहीं जालक संरचना में, ये है इसका जालक संरचना, एक दूसरे से लिंक होता है सभी पार्टिकल्स लैटिक स्ट्रक्चर्स के अंदर, जालक संरचना के अंदर, तो हम सभी को लिंक कर देंगे। ये पार्टिकल्स को हमने लिंक कर डाला। अब यहाँ से निकला और कहीं पर जाके फंस गया, जैसे अब चूंकि प्लस वाला है तो प्लस वाला के बगल में जाके नहीं रुकेगा, कहाँ जाकर रुकेगा, माइनस वाला। जैसे मान लीजिए यहाँ आके फंस गया, कहावत सुना होगा, एक कुआं में 10 मेढक, एक मर गया, बताओ कितने मेढक, फिर भी 10 ही बचा है ना, कुआं के अंदर ही है ना। सेम कंडीशन इसके साथ ही है सर। कोई ऐसा इंटरनल चेंजिंग हुआ होगा, किसी ने हिट कर दिया होगा, गर्म कर दिया होगा। जैसे लोहा को जब आप गर्म करके उस पर पीटते तो उससे पपड़ी टाइप का उखड़ते रहता है ना, कुछ ऐसा किसी ने गर्म कर दिया होगा, या किसी ने खूब ठंडा कर दिया होगा, किसी ने खूब प्रेशर इस पर लगाया होगा, किसी ने खूब टेम्परेचर लगाया होगा। तो इन भौतिक परिवर्तन के वजह से इसका कोई धनात्मक धन, एक के को नहीं, 2, 4, 10 को भी धनात्मक धन इधर उधर हो गया होगा। अब धनात्मक इसलिए इधर उधर होता है कि इसके पास एनर्जी ज्यादा होता है, ऋणात्मक के पास एनर्जी कम होता है, वो स्टेबल है, वो इधर उधर हिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि एनर्जी नहीं है। जिसके पास एनर्जी है वो छटपट करके इधर उधर जाएगा और जाकर उसी में फंसा रहेगा, तो अनुपात बदला नहीं है। ऐसे दोष को हम कौन सा दोष कहेंगे? अब फ्रैंकल दोष को हम कैसे पहचानेंगे? फ्रैंकल दोष हमेशा यौगिक में होता है। कैसे यौगिक में होता है? आयनिक यौगिक में होता है। देखो, यानी अब हमको क्या पहचानने के लिए आना चाहिए? यौगिक। हम ऑप्शन हमारे पास आ जाए मेथेन CH4, हम पहले इसको छट के हटा देंगे। क्यों छट के हटा देंगे? क्योंकि ये आयनिक यौगिक नहीं है, तो आयनिक यौगिक में होगा। अब आयनिक यौगिक में वैसा यौगिक जिस यौगिक के पास क्या हो? धातु। जिस यौगिक के पास क्या हो? सेपरेशन समझो। पहले क्या होना चाहिए? यौगिक होना चाहिए। यौगिक होना चाहिए। यौगिक में कौन सा यौगिक होना चाहिए? आयनिक यौगिक होना चाहिए। आयनिक में पहला तत्व क्या होना चाहिए? धातु प्लस कोई नेगेटिव वाला होना चाहिए। अब अगर धातु है तो धातु तो कहते हैं पूरा D ब्लॉक में भरल है धातु, पूरा S ब्लॉक में एक ही तत्व हाइड्रोजन और धातु है, बाकी सबका सब क्या धातु है। पूरा F ब्लॉक में धातु है। पीरियोडिक टेबल में केवल और केवल क्या भरे पड़े हैं? धातु भरे पड़े हैं। उसके बाद एक P ब्लॉक बचता है, उसमें भी धातु आता है। तो कौन सा ब्लॉक का तत्व होगा जो फ्रैंकल दोष में पार्टिसिपेट करेगा, फ्रैंकल दोष में बनाएगा? तो वो होगा संक्रमण धातु। कौन सा धातु? इतना के बाद आपको पता चल गया होगा संक्रमण धातु क्या होता है। तो D ब्लॉक का तत्व, यानी किस ब्लॉक का तत्व होना चाहिए? अगर D ब्लॉक का तत्व है और उस तत्व से बना यौगिक ही फ्रैंकल दोष बनाएगा, अन्यथा कोई फ्रैंकल दोष नहीं बनाएगा। अब ऑप्शन है हमारे पास, मान लीजिए जैसे 4 ऑप्शन दे दिया, NaCl, AgBr, CHCl, CHCl, CaCl, इसमें से कौन फ्रैंकल दोष बनाएगा? तो हमको किसका समझ होना चाहिए? इसका नहीं, पीरियोडिक टेबल का समझ में होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे तो Ag, चांदी क्या है? संक्रमण धातु है, तो सर इसमें AgBr कौन सा दोष बनाएगा? फ्रैंकल दोष बनाएगा। बाकी और कोई भी फ्रैंकल दोष नहीं बनाएगा। हालांकि AgBr एक ऐसा कंपाउंड है, एक्सेप्शन में इसको अंतर्गत रखेंगे आप, फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष, मतलब इसमें दोनों प्रकार का बीमारी हो सकता है। बाकी AgBr में ही ऐसा और किसी में ऐसा नहीं है। तो लिखिए डेफिनेशन, वैसा वैसा को काट देंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। ऐसे करके देखिए, जब किसी क्रिस्टल के चालक बिंदु से कोई धनात्मक परमाणु निकलकर
जालक संरचना में फंस जाता है तो इस प्रकार उत्पन्न दोष फ्रैंकल दोष कहलाता है। तो इस प्रकार उत्पन्न दोष फ्रैंकल दोष कहलाता है। बात यहीं तक नहीं, आगे बढ़ाना है बात को, पैराग्राफ चेंज करके। फ्रैंकल दोष मुख्यतः संक्रमण धातु का यौगिक। फ्रैंकल दोष मुख्यतः संक्रमण धातु का यौगिक बनाता है। जैसे ZnS, AgCl, AgBr, etc. ZnS, AgCl, AgBr, etc. अब उसके बाद आप चित्र बनाइए। चित्र बिल्कुल जैसा बनाया हुआ वैसा बना लीजिए, बस ये टिक जहाँ लगा है वो टिक आपको नहीं लगाना। आप डॉटेड आराम से बाद में डालेंगे। केवल अभी पार्टिकल्स और प्लस माइनस बनाइए। 4/3 में फिगर है, आप भी 4/3 में बनाइए, सम संख्या में। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं आप, केवल प्लस माइनस लिख सकते हैं, A प्लस B माइनस ऐसा भी लिख सकते हैं। बस 4 केवल दर्शा दीजिए, हो गया। जरूरी नहीं है कि XY प्लस माइनस डालें। स्पीड में अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात और भी है जो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को निकाल के सामने लाता है, वो है घनत्व का। आपको पता है घनत्व का सूत्र क्या है? द्रव्यमान बटा आयतन। क्या इस पूरे क्रिया के दौरान इसका आयतन तो नहीं बदला? आयतन किसी का नहीं बदलना है। मान लीजिए कि ये कार्टून है और इस कार्टून में ये सब सेब भरे हुए, बस केवल सेब डिसलोकेटेड हो गया, अपने स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया, भटक गया स्थान, रास्ता भटक गया है, रास्ता पर ही लेकिन रास्ता भटक चुका है, जाना कहीं और चाहिए था, चला कहीं और गया। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में ना तो द्रव्यमान बदला है ना ही आयतन बदला है, तो क्या घनत्व बदलेगा? नहीं बदलेगा। अब द्रव्यमान कब बढ़ या घट सकता है? जैसे अलग से कोई कण आ जाए, अतिरिक्त आ जाए, या इसमें से कोई कण निकल जाए, अलग से कोई कण आ जाएगा तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा। द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ जाएगा, द्रव्यमान घटेगा तो घनत्व घट जाएगा। क्योंकि देखिए घनत्व जो है ना वो सीधा समानुपाती द्रव्यमान और व्युत्क्रमानुपाती आयतन होता है। सो लिखिए इसके जस्ट नीचे स्टार लगाकर फ्रैंकल दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है। यानी घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बात यही नहीं है, इसको और एक नाम दिया जा सकता है, विस्थापन दोष। कौन सा दोष? विस्थापन। ठीक है, तो चलिए अब हम आप लोग आ जाएंगे फ्रैंकल दोष की जगह पर, यानी फ्रैंकल दोष के बाद कहाँ पर? शॉर्टकी दोष। नाम याद रहेगा ना? ठीक है, नंबर बी लिखिए। शॉर्टकी दोष। पहले डेफिनेशन देख लेते फिर फिगर साथ ही साथ। इसमें क्या होगा सर? जब किसी क्रिस्टल के जालक बिंदु से समान संख्या में
धनात्मक एवं ऋणात्मक कण विलुप्त होता है तो इस प्रकार उत्पन्न दोष शॉर्टकी दोष कहलाता है। तो इस प्रकार उत्पन्न दोष शॉर्टकी दोष कहलाता है। अब देखिए ये दोष किसमें होता है, तो पैराग्राफ चेंज करके हम लिख देंगे शॉर्टकी दोष मुख्यतः क्षार धातु के यौगिकों में होता है। शॉर्टकी दोष मुख्यतः क्षार धातु के यौगिकों में होता है, जैसे LiCl, KCl, CSCl, CSBr, AgBr। ये एक एक्सेप्शन है, ये क्षार धातु नहीं है, ये क्या है, संकरबंध धातु है। ठीक है, तो उसको आप घेर लीजिएगा। अब इसके फिगर को समझ लिया जाए। देखिए सबसे पहले हम जालक बिंदु तो बनाएंगे, जालक बिंदु बना लेंगे। इस पर प्लस चार्ज है, इस पर माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब इसमें हुआ क्या, समान संख्या में, ये सब आप अगर अटैच करना चाहें तो अटैच कर सकते हैं पार्टिकल्स को, ठीक है, डॉटेड लाइन से। जो जालक संरचना का हिस्सा होता है, अब इस जालक संरचना से हमें समान संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक को क्या करना है, विलुप्त कराना है, निकालना है। जब धनात्मक निकालेंगे उतना ही ऋणात्मक भी निकालेंगे, तो अनुपात में कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे मानिए यहाँ से हमने एक धनात्मक निकाल दिया और यहाँ से हमने एक ऋणात्मक भी निकाल दिया। जब समान संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक निकल गया तब क्या रेशियो चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ। लेकिन इस बार घनत्व तो बढ़ेगा या घटेगा, देखो घनत्व तो बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, तो द्रव्यमान घटेगा, द्रव्यमान घट गया तो घनत्व भी घट गया। शॉर्टकी दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है, ठीक है। तो इस फिगर को बनाइए, शॉर्टकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम जाता है। शॉर्टकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है या घट जाता है, यानी क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है। ये शॉर्टकी दोष की वजह से अब एक क्वेश्चन यहाँ बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन होगा ये। वो ये कि फ्रैंकल एवं शॉर्टकी दोष में अंतर स्पष्ट करेगा। कर सकते हैं ना? तो ये क्वेश्चन आपको खुद से लिखना है। लिखिए दो क्वेश्चन, अलग अलग कहीं लिख लीजिए, ऊपर कहीं बगल में, अंतिम पेज में। अंतिम पेज सबसे महत्वपूर्ण पेज होता है किसी भी कॉपी का, ठीक है। देखिए, फ्रैंकल दोष एवं शॉर्टकी दोष में अंतर स्पष्ट करें। फ्रैंकल दोष एवं शॉर्टकी दोष में अंतर स्पष्ट करें। अच्छा, फिर से हम चलते हैं अपने मूल बिंदु पर। चूंकि
अभी केवल एक हिस्सा ही परिभाषित हो पाया है, दूसरा हिस्सा बचा हुआ है। अच्छा, क्या इतना बड़ा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है? नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन कभी भी डायरेक्ट नहीं पूछा जा सकता है। ठीक है, पूछा भी जाता है तो ग्रेजुएशन वगैरह में 10 नंबर के लिए। अब यहाँ पर इस टॉपिक को पढ़ना इसलिए जरूरी था कि इतने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन के आएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बन के आएंगे, इसलिए एक ही क्वेश्चन में इसको हम आप लोग डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा लिखिए, नन स्टोकियोमेट्रिक दोष। इसके टाइप को हम आप लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी केवल इसे डिफाइन कर लेंगे। नन स्टोकियोमेट्रिक दोष में क्या है सर? x प्लस वाई माइनस। जब ये दोष मुक्त था, यानी जब इसमें कोई बीमारी नहीं था, तब का अनुपात और बीमारी हो जाने के बाद का अनुपात दोनों क्या हो गया? बदल गया, एक जैसा नहीं रहा। इसलिए तो इसको हम कहते हैं क्या? नन स्टोकियोमेट्रिक दोष। सो लिखिए, सो डेफिनेशन लिख लीजिए। वैसा क्रिस्टलीय दोष, वैसा क्रिस्टलीय दोष जिसमें दोष के पूर्व एवं दोष के पश्चात धनात्मक तथा ऋणात्मक परमाणुओं का अनुपात समान नहीं हो, उसे नन स्टोकियोमेट्रिक दोष कहते हैं। उसे नन स्टोकियोमेट्रिक दोष कहते हैं। अर्थात करके इन चीजों को हम नोट डाउन कर रहे हैं। इसके ना सर 2 टाइप होते हैं, इसकी चर्चा हम आप लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।